हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज वेपर फेज यानी राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशंस, ये कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये आपका टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर के बारे में ऑल स्टडीज है। तो क्या है, लिक्विड सोल्यूशन आर फॉर्म व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। लिक्विड सोल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा तब। यानी अगर पानी में मैं कुछ घोल रही हूं, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है तो ही वो लिक्विड सोल्यूशन बनाएगा। नाउ द सोल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। चीनी को पानी में घोलेंगे तो भी लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, ऑक्सीजन को गैस में घुला हुआ है तो भी वो लिक्विड सोल्यूशन है, और अगर लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है, जूस भी लिक्विड सोल्यूशन है। तो यानी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड सोल्यूशन बनाएगा कि गैसियस वाला फॉर्म बनाएगा या सॉलिड वाला फॉर्म बनाएगा। तो सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। नाउ solutions of gases in liquid have already discussed in section 1.3.2. कहां पढ़े थे गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ में पूरा डिस्कस किया। Now in this section we shall discuss about solution of liquid and solid in liquid, यानी liquid and solid in liquids के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, solids in liquid and liquids in liquids. Such solution may contain one और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स। इस सोल्यूशन में वोलाटाइल का मतलब होता है जो उड़ जाता है, रहता नहीं है। ठीक है, सपोज नमक और पानी को अगर मैं सोल्यूशन बना रही हूं तो नमक और पानी में इवापोरेट कौन हो सकता है, उड़ कौन सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक इवापोरेट हो सकता है, दोनों भी इवापोरेट हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल। हाँ, जो अपने आप उड़ जाए। एग्जाम्पल, हम लोग जो यूज करते थे हैंड ये इसके लिए सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर को अगर मैं, वो लिक्विड सोल्यूशन होता था, हाथ में जब मैं रखती थी वो धीरे धीरे अपने आप उड़ जाता था, तो वो वोलाटाइल था। उसके भीतर जो भी था सब वोलाटाइल था, कुछ नहीं बचता था, यहाँ से हाथ से सारे ऊपर चले जाते थे। दैट इज वोलाटाइल सोल्यूशन। नाउ जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। ज्यादातर लिक्विड सॉल्वेंट को वोलाटाइल होना चाहिए। The solute may or may not be volatile. नमक volatile हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, लिक्विड अगर volatile है तो उसको volatile solution बोलते हैं कि ये उड़ जा रहा है। We shall discuss the property of only binary solution. सिर्फ binary solution पढ़ रहे हैं, यानी दो ही component से बना हुआ, तीन चार component वाले नहीं पढ़ रहे हैं। That is solution containing two components, सिर्फ दो component है, liquid in liquid एंड सॉलिड इन लिक्विड। यानी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं चीनी, नमक, जूस सब कुछ मिक्स कर दिया, तीन चार कंपोनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, दो ही कंपोनेंट है, लिक्विड लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड। नाउ लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स। दो वोलाटाइल लिक्विड है, दो लिक्विड्स को मिलाई हूं, दोनों उड़ सकता है। सपोज ए एंड बी बोथ आर लिक्विड एंड बोथ कैन गो इनटू एटमॉस्फेयर and denote two component 1 and 2. दो component का नाम क्या, 1, 2. When taken in a closed vessel, both the components would evaporate, and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and liquid phase. Let the total vapor pressure at this stage be P total. अच्छा, अब ये चीज जो करना स्टार्ट किया, जब तक नहीं समझाएंगे अब ये काफी सारा डेप्थ में घुसने जा रहा है। एनसीईआरटी का यही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इतना कुछ फिर एक बार में नहीं समझ में आएगा जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो मैं ये समझाने लगती हूँ एक फ्रेश पेज में। क्या सोल्यूशन लिया बाबू, बाइनरी। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट, आई एम एडिंग कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2, बोथ आर वोलाटाइल। ठीक है, यस, यहां मैं सिर्फ कंपोनेंट 1 ले रही हूं यानी लिक्विड 1, और यहां मैं कंपोनेंट ओनली 2 ले रही हूं, यानी ये दोनों प्योर है और ये दोनों मिक्सचर है 1 and 2। ये सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन नहीं है, ये खुद में अकेले अकेले हैं, प्योर कंपोनेंट्स। नाउ आई एम हीटिंग all of them, heat. A temperature will come when their boiling point would be achieved
एंड दे विल स्टार्ट बॉइल। जब बॉइल होंगे तो उनके क्या फॉर्म होंगे ऊपर, वेपर्स, और वेपर्स का जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका जो वेपर्स बना रहे हैं, ये जो अपना वेपर्स बना रहा है यहाँ पे, ये प्योर है कि मिक्सचर वाला है, प्योर वन का है। तो प्योर वन का वेपर प्रेशर को मैं नाम दे रही हूं P01। अब इधर किसके वेपर प्रेशर बने, 2 का, यानी यहां प्योर है P02। नॉट का मतलब वो प्योर है, दिस इज प्योर P01, दिस इज प्योर P02। नाउ यहां तो मिक्सचर होंगे क्योंकि दोनों वोलाटाइल है 1 और 2। अब ये दोनों में से 1 और 2, क्या मैं बोल सकती हूं कि यहाँ पे P01 P02 आ रहे हैं? क्या यहाँ प्योर आएगा? ये तो मिक्सचर है। तो मिक्सचर में से यहाँ पे टोटल प्रेशर को मैं P टोटल बोल रही हूँ। टोटल कितना बोल रही हूँ बाबू? P टोटल। और P टोटल को मैं बोल सकती हूँ P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, where P1 is vapor pressure of component 1 in the solution and P2 is vapor pressure of component 2 in the solution, not in pure state। वापस बोलिए, P1 क्या है? Vapor pressure of component 1 in किसमें? Solution। and P2 क्या है? Vapor pressure of component 2 in solution। P01 क्या है? Vapor pressure of pure component 1। What is P02? Vapor pressure of pure component 2। Now Raoult's law अब आया है सीन में। Raoult's law बोल रहा है कि what is P1 in the solution? P1 किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? P1 किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? P2 किसके संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? In the solution। So now Raoult's law states that vapor pressure of any component in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। यानी इसका वेपर प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसके जितने मोल्स बाहर आएंगे इसके मोल फ्रैक्शन उसी का वेपर प्रेशर के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और P2 किसके संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? X2 के संग, इसके मोल फ्रैक्शन जितने बाहर आएंगे यानी X2 हो गया। यानी हेनरीज लॉ के संग मैचिंग दिख रहा है। हेनरीज लॉ भी तो यही बोल रहा है प्रेशर अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, बट हेनरीज लॉ सिर्फ बात कर रहा है गैस इन लिक्विड की, और यहां हम गैस इन लिक्विड को छोड़ के लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो हाँ, यानी राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, स्पेशल केस आ गया उसके, नॉट फॉर गैस वाला पार्ट, लिक्विड सॉल्यूशन। यानी इसका वेपर प्रेशर किसके साथ प्रोपोर्शनल है? X1 के साथ। P2 किसके संग प्रोपोर्शनल है? X2 के साथ। और अगर P3 होता तो वो किसके संग प्रोपोर्शनल है? X3 के संग। अब यहाँ कांस्टेंट देखो क्या है। कांस्टेंट यहाँ पे राउल्ट्स लॉ एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसका कांस्टेंट तो इसके प्योर वेपर प्रेशर के संग इक्वल हो गया है। यानी यहाँ अगर प्योर का जो आंसर आ रहा है सपोज 285 atm, तो देख रहा है इसका कांस्टेंट 285 ही आ रहा है। तो यहाँ इसका कांस्टेंट क्या नजर आएगा? P02, यानी इसका कांस्टेंट इसके प्योर के वेपर प्रेशर के संग होगा। क्लियर? तो राउल्ट्स लॉ, मैं एक बार फिर यहाँ पे जाके राउल्ट्स लॉ टिक टिक टिक, ये रहा राउल्ट्स लॉ, आधा ही है इसमें, नेक्स्ट पेज में है। द फ्रेंच केमिस्ट Francois Marty Raoult 1886 gave the quantitative relationship between them, मतलब component 1 component 2, the relationship known as Raoult's law. It states for a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब P1 एक ईच कंपोनेंट है, P2 एक ईच कंपोनेंट है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये ईच कंपोनेंट किसके संग प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी ये अपने
मोल फ्रैक्शन के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये अपने मोल फ्रैक्शन के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वापस पढ़ रहे हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी P1 एक ईच कंपोनेंट है, P2 एक ईच कंपोनेंट है, ऑफ द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को लेके बात कर रहे हैं, प्योर नहीं बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ये कांस्टेंट देखो, P01 एक कांस्टेंट है। P01 क्या है बाबू, बिना देखे बताओ, P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, और P02 क्या था बोलो? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन। व्हाट इज P2? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन। X1 is mole fraction of component 1, X2 is mole fraction of component 2। तो अब वापस इधर जाते हैं, अपना काम दूसरा करते हैं। अब इन दोनों मिला के क्या बन रहा था? इन दोनों से मिला के P टोटल बन रहा था। P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 किससे प्रोपोर्शनल था? P01 इंटू X1, और P2 किसके संग प्रोपोर्शनल था? P02 इंटू X2। ठीक है, अब मुझे ये बता सकते हो X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू कितना होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। कोई भी जगह का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी X1 की जगह हम बोल सकते हैं 1 माइनस X2। X1 की जगह बोल सकते हैं 1 माइनस X2, बोल सकते हैं। चलो, इज इक्वल्स टू P01 को P01 रखा, X1 की जगह क्या पुट करूंगी? 1 माइनस X2, 1 माइनस X2 प्लस इसको वैसे ही पुट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। P01 इंटू 1 कितना होगा? P01 इंटू X2 कितना होगा? P01 इंटू X2 प्लस ये दोनों मिला के तो वही होगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या जाएगा? P01 प्लस X2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में P02 पहले आएगा माइनस P01। ये किसका आंसर आया? P टोटल का। बस ये फाइनल यहां तक डिराइव हो सकता है। ठीक है, और इसका भी कुछ ग्राफ हेनरीज लॉ की तरह ही है कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यानी कंपोनेंट 1 होगा तो कंपोनेंट 1 का ये स्लोप होगा P01 है ना, क्योंकि इसका इक्वेशन क्या है? P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू X1। और अगर उसका ग्राफ करूंगी तो भी वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी राउल्ट्स लॉ का ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। इसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, कैसे होगा देखो। करूं ग्राफ? जा ठीक है, अब देखो, पहले कुछ लिख लेती हूँ। ये ग्राफ में मुझे दो इक्वेशन एक साथ प्लॉट करना है। P1 का भी इक्वेशन प्लॉट करना है, P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू X1, और P02 का इक्वेशन भी पुट करना है। क्या है? P2 इज इक्वल्स टू P02 इंटू X2। दो इक्वेशन एक ही जगह पुट करना है, और दोनों इक्वेशन ऐसे नहीं जाएगा। क्यों ऐसे नहीं जाएगा समझते हैं। इधर मैं बना लेती हूँ वेपर प्रेशर, और इधर मैं बना लेती हूँ अपना ये क्या है बाबू? मोल फ्रैक्शन। मैं मान लेती हूँ X1 X2, और यहां एक लिख लेती हूँ X1 X2। मुझे ये बताओ, अगर X1 1 है तो X2 कितना होगा? 0,
क्योंकि अगर x1 1 है मतलब 100% मोल्स 1 है वन कंपोनेंट का, तो कंपोनेंट 2 के कितने मोल फ्रैक्शन होंगे 0। और अगर मैं बोल दूं x1 इधर 0 है तो x2 इधर 100% होगा। ठीक है, अब ग्राफ तुम लोग इधर जो ले आओ वैसे ही मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लोग एनसीईआरटी से डेविएट नहीं कर सकते। हाँ, इधर मोल फ्रैक्शन 1 ही लिया है, इसका हम लोग अपोजिट नहीं कर सकते। अगर इसका 100% 1 है तो ये कितना है बाबू 0। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा 100% 1। अब चलो लाइन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये लाइन खींचूं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये एक इक्वेशन बना लिया मैंने। ये मैं इक्वेशन बनाई हूं किस कंपोनेंट का, P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1। ये इस लाइन का इक्वेशन आया है, x1 से स्टार्ट किया यहां तक पहुंचा। अब इस पॉइंट पे ये जो वेपर प्रेशर डिनोट कर रहा है, ये किसका वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर है, क्योंकि 1 तो 0 है। वापस बोल रही हूँ, इस पॉइंट, ये पॉइंट किसका है, बस मैं ये बोल रही हूँ। ये वाई एक्सिस किसको हम लोग मान रहे हैं, वेपर प्रेशर, यानी यहाँ किसका वेपर प्रेशर है मैं वो बता रही हूँ। तो किसका वेपर प्रेशर है नीचे देखते हैं, 1 तो 0 है, यानी 1 का तो कुछ मोल्स है ही नहीं इस पॉइंट पे। किसके मोल्स है, सिर्फ 2 के ही मोल्स है। तो सिर्फ 2 के मोल्स है, तो यानी प्योर कंपोनेंट 2 बन गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे प्योर है क्योंकि 1 तो 0 है। ठीक है, अब ऑपोजिट लाइन खींचते हैं। ये एक और लाइन ऑपोजिट, उधर से नहीं जाएगी क्योंकि 2 तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये इक्वेशन किसका बनेगा, P2 इज इक्वल्स टू P02 इंटू x2। ये दूसरा वाला का बना। और अब ये पॉइंट किसका है मुझे जानना है, ये किसका वेपर प्रेशर इधर डिनोट कर रहा है, ये वेपर प्रेशर प्योर 1 का है, यानी ये पॉइंट P01 डिनोट कर रहा है, वो P02 डिनोट कर रहा था। बस हो गया, यही ग्राफ था। और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा P टोटल, दैट इज P1 प्लस P2। ये जो ग्राफ बना इसको बॉक्स भी कर सकते हो। दिस ग्राफ इज फॉर राउल्स लॉ ग्राफ। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉ जो जो ओबे करता है वो क्लास 12 के बोर्ड्स में पास होता है। ऐसा नहीं है, इस लॉ को जो जो ओबे करता है उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। तो लॉ समझ आया, राउल्स लॉ क्या बोल रहा है कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड है तो क्या हो रहा है, दो वोलेटाइल लिक्विड में दोनों को मिक्स कर दिए, मिक्स करने से क्या होगा, दोनों का वेपर्स बन रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 इंटू x2। फिर दोनों को ऐड कर दिए, P टोटल में P1 प्लस P2, P1 की जगह P1 इक्वेशन लिखे, P2 का P2 इक्वेशन लिखे, फिर P2 का एक डिराइवेशन आया, फिर राउल्स लॉ ग्राफ आया। पूरा क्लियर। अब तुम लोग ये पूरा राउल्स लॉ ग्राफ, इक्वेशन और सारा कुछ बनाओगे कॉपी में। ये है इसका इक्वेशन। कौन सा, ग्रीन वाला देख के बनाओगे, मेरा वाला बोर्ड देख के? पहले लॉ यहां से स्टार्ट हुआ है, राइट स्टार्ट करो। अब देखो राउल्स लॉ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। राउल्स लॉ से क्या आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। अब जो राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ के पाथ पे चलता है, राउल्स लॉ के स्टेटमेंट को जो फॉलो करता है कि उसके राह पे जो चलता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बाबू, आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है, नंबर 1 फॉलोज विच लॉ, राउल्स लॉ। और जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है
obeys, follows राउल्स लॉ ग्राफ, वो राउल्स लॉ का ग्राफ को फॉलो करेगा। जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज 0 होता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फोर्थ, डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज 0, ना तो हीट एब्जॉर्ब ना तो हीट इवॉल्व, मतलब रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए, ना हीट एब्जॉर्ब ना हीट इवॉल्व। आइडियल अगर है तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा एच का मतलब हीट रिलीज्ड इन द इक्वेशन, हीट एब्जॉर्ब्ड इन द इक्वेशन का चेंज 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, 0 चेंज 0 होना चाहिए। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब तो होगा ही, लेकिन चेंज 0 होगा, मतलब जो था और जो फाइनल है दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर वही आएगा। ये तो स्टेट फंक्शन है, बीच में तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, एब्जॉर्ब रिलीज, लेकिन इनिशियल एंथैल्पी और फाइनल एंथैल्पी को अगर माइनस करें H2 माइनस H1 तो 0 आएगा। तो एंथैल्पी चेंज 0, प्रोडक्ट माइनस करेंगे 0 आएगा। अब प्रोडक्ट बनने में भी कितना स्टेप लगा है, रिएक्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब H2 माइनस H1 और वॉल्यूम चेंज कितना होना चाहिए 0, तो इसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और एक बात, फिफ्थ पॉइंट, अगर एक रिएक्शन है A प्लस B एरो AB, अगर मैं बोल दूं A के भीतर AA इंटरैक्शन है, B के भीतर BB इंटरैक्शन है और AB के भीतर ABAB इंटरैक्शन है, इसके भीतर कौन सा इंटरैक्शन मैं बोल रही हूं, AA, B के भीतर BB, AB के भीतर ABAB। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो रिएक्टेंट का जो इंटरैक्शन है, रिएक्टेंट का इंटरैक्शन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट का इंटरैक्शन, यानी इंटरैक्शन ना तो बढ़ेगा ना इंटरैक्शन घटेगा, द इंटरैक्शन मस्ट बी इक्वल। रिएक्टेंट का जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था प्रोडक्ट का लगभग भी उतना ही है, नो चेंज। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्स लॉ, अगर जो राउल्स लॉ ओबे कर रहा है मस्ट ओबे राउल्स लॉ इक्वेशन, मस्ट ओबे राउल्स लॉ ग्राफ, delta H mixing should be 0, delta V mixing should be 0, there should be no final increase or decrease in the interaction of the product. Reactant interaction must be equal to the product interaction. AABB is equals to AB interaction. These all are characteristics of ideal solution. There are some good examples of ideal equation. When we mix N-hexane plus N-heptane, N-hexane और N-heptane को अगर मिलाऊंगी it will result into ideal solution. तो एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, एग्जाम्पल N-hexane प्लस N-heptane, ग्राफ का 2-3 लाइन और छोड़ सकते हो, जैसे जैसे कोई कोई MCQ मिलेगा we will put into this notes. N-hexane plus N-heptane. Now, अब आइडियल के बाद किसकी कहानी आएगी? आइडियल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? नॉन आइडियल। तो अब हेडिंग देंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या ओबे नहीं करेगा? डू नॉट फॉलो और ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, do not obey Raoult's law graph, do not obey Raoult's law equation, anything, statement कुछ obey नहीं करता। तो जो Raoult's law को नहीं मान रहा है वो डेविएट कर रहा है, किसे डेविएट कर रहा है? Raoult से डेविएट कर रहा है, भटक रहा है। तो Raoult's law से दो तरफा भटक सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ भटकना। तो देखो क्या भटकता है, ध्यान से देखो। राउल्ट्स लॉ से जो भटकते हैं उसको कहते हैं हम लोग या तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ,
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और उल्टा बताओ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में कौन है? जिसका डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, वॉल्यूम चेंज लेस देन 0। Now more positive deviation, इधर देख पाओ, अगर पॉजिटिव डेविएट कर रहा है तो इसका जो वेपर प्रेशर का जो आंसर आना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है। বেশি বেশি করে वेपर्स হচ্ছে, more वेपर्स आर कमिंग आउट। जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए, आइडियल ग्राफ क्या बोल रहा है? आइडियल ग्राफ बोल रहा है टूइंग टूइंग टूइंग, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अभी राउल्स लॉ का ग्राफ किए थे हम लोग, ये P2 किए थे। ठीक, अब बोल रहा है अगर डेविएशन है तो ये तो ग्राफ फॉलो नहीं करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो ग्राफ का वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे मोर, जिसका टोटल वेपर प्रेशर से भी मोर वेपर प्रेशर आ रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ गया है, मान लो पहले 285 था, अब 300 atm हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर इसलिए बढ़ गया क्योंकि इंटरैक्शन कम हो गया। किसका इंटरैक्शन कम हो गया? ए बीबी इंटरैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरैक्शन, यानी प्रोडक्ट का इंटरैक्शन कम हो गया। प्रोडक्ट के बीच में बॉन्डिंग कम है, अगर प्रोडक्ट के बीच में बॉन्डिंग कम है तो बेशी करे वेपर होच्छे, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि ए बी इंटरैक्शन कम हो गया। अगर प्रोडक्ट का इंटरैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, वेपर ज्यादा बनाएगा तो वेपर प्रेशर। प्रोडक्ट का इंटरैक्शन ही कम हो गया, बॉन्डिंग कम है। तो ये बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अभी लास्ट में उन लोगों को फाइनल तैयारी के वक्त भी ये वाला क्वेश्चंस करवाते भेज रहे थे, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर आइडियल पॉजिटिव डेविएशन? ए बी बी इंटरैक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरैक्शन, ए बी बी इंटरैक्शन इज लेस देन ए बी इंटरैक्शन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन लगता है। लेकिन एक बात समझ लो, पॉजिटिव डेविएशन में प्रोडक्ट इंटरैक्शन कम है। कैसे याद रखेंगे? प्रोडक्ट इंटरैक्शन कम है, ज्यादा नहीं है। तो कम है इसलिए वेपर ज्यादा बना रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। और नेगेटिव में उल्टा कर दो, बोलो ग्राफ में क्या होगा? पूरा ग्राफ में क्या दिखेगा? बोलो, ये अगर ओरिजिनल ग्राफ है तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा? वेपर प्रेशर डाउन, यानी प्रेशर बहुत कम हो गया, वेपर का प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया है? इतने कम मॉलिक्यूल्स उड़ के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंटरैक्शन जरूर बढ़ गया होगा, दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो लोग वेपर्स बनाना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, वेपर्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो देखो हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल को थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। डीप स्टडी क्या? इधर देखो, जो मैंने लाइंस तुम लोग को बताई एकदम हूबहू एनसीईआरटी में वैसी ही लगी हुई है। लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल। द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration is known as ideal solution.
द आइडियल सोल्यूशन हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? जीरो ऑफ टू प्योर कंपोनेंट. और वॉल्यूम चेंज कितना होगा दो कंपोनेंट मिक्स करने से? वो भी जीरो. मिक्सिंग वॉल्यूम करने से भी वॉल्यूम चेंज जीरो एंड एंथैल्पी चेंज आल्सो जीरो. समेशन जीरो होना चाहिए, ये दोनों को चेंज भी जीरो होना चाहिए. इट मीन्स नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स. जब दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे थे ना तो हीट कुछ एब्सॉर्ब हुआ ना तो एब्सॉर्ब, मतलब फाइनल चेंज जीरो हुआ. As also the volume should equal to the sum of volumes of the two components. जितने इनिशियल वॉल्यूम थे दोनों कंपोनेंट के, मिक्सिंग के बाद भी उतने ही कंपोनेंट वॉल्यूम है. As at molecular level, ideal solution can be explained by of two components A and B. इंटरैक्शन के हिसाब से क्या था बाबू? इंटरैक्शन लेवल में ए ए बी बी इंटरैक्शन के इक्वल क्या होगा? ए बी इंटरैक्शन will also be present if the intermolecular attraction forces between AA and BB are nearly equal to that of AB. This leads to formation of ideal solution. A perfect ideal solution is very rare. For example, जैसे ideal gas is very rare, वैसे ideal solution is also very rare. N-hexane और N-heptane example मैंने कहा था, लिखवाया. और क्या एग्जाम्पल है? तुम लोग ऐड कर सकते हो अपने कंपोनेंट में. बोलिए अपने एग्जाम्पल्स में ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन. और क्या है? बेंजीन और टोलुइन. ये सारे आइडियल सोल्यूशन है. यू कैन ऐड टू मोर एग्जाम्पल. आइडियल ही आएगा, ये रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल में है. नाउ नॉन आइडियल. व्हाट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन शुभम? व्हेन अ सोल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, that is called non ideal solution. Now the vapor pressure may be higher or lower किसके? From the ideal solution. Ideal से या तो higher हो सकता है या तो lower हो सकता है. Either positive deviation or negative deviation from Raoult's law. Now the cause of deviation interaction की वजह से आया है. Positive deviation क्या interaction greater है? If positive deviation AA-BB interaction is more than AB interaction, let us check. In case of positive deviation, AB interaction are weaker than AA-BB interaction. Positive deviation में product का बहुत कम हो गया interaction. In this case, the intermolecular forces between the solute solvent are weaker between solute and solvent. यानी जो mix करके बना है वो weak हो गया है. ओरिजिनल कंपोनेंट का ज्यादा अच्छा था. सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन था वो बहुत अच्छा था, और दोनों को मिक्स जब कर दिया सोल्यूट सॉल्वेंट का, अब वीक हो गया. दिस मीन्स easier to escape from the pure state. फटफट ऊपर जा रहा है, ज्यादा ज्यादा वेपर बना रहा है, ज्यादा ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव ग्राफ आएगा. तो इसका आंसर ये आएगा, पॉजिटिव डेविएशन. सिमिलरली एग्जाम्पल क्या पॉजिटिव डेविएशन का? लिख लो. इथानॉल एंड एसीटोन बिहेव. इथानॉल एंड एसीटोन. एसीटोन मींस नेल पॉलिश रिमूवर में जो यूज करते हैं, और अल्कोहल, इथानॉल एंड अल्कोहल. यानी इथानॉल में जो अच्छा बॉन्ड था और एसीटोन में जो अच्छा बॉन्ड था, अब इथानॉल और एसीटोन को मिला देने से घटिया बॉन्ड होने लग गया है, और पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ गया. ठीक है. Now, due to weakening interaction, positive deviation from Raoult's law shows this is in a solution formed by CS2, carbon disulfide to acetone. डाइसल्फाइड अगर एसीटोन में ऐड करेंगे तो भी. तो दो एग्जांपल अभी समझ आया, एसीटोन और इथानॉल का, और एक कौन सा? कार्बन डाइसल्फाइड और इथानॉल. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है. कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन. The dipolar interaction between solute are weaker. This. अब नेगेटिव वाले का उल्टा आंसर होगा. नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है बताओ? नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम द राउल्स लॉ. नाउ जिसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, यानी इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट का, यानी AB इंटरेक्शन बहुत मजबूत हो गया, इसलिए उड़ नहीं रहा है, वेपर प्रेशर कम हो गया. तो हाई एग्जाम्पल कौन सा है? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन.
क्लोरोफॉर्म में जो था, एसीटोन में जो था, मिक्स करने से और अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है. तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स नेगेटिव डेविएशन. क्लोरोफॉर्म इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन. नया अच्छा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड. तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज एन सच एन एग्जांपल. कौन सा एग्जांपल है बाबू? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन. तो आई एम मार्किंग दिस. इसका बस एक एग्जांपल दे रही हूँ. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पहले एक एग्जांपल इधर मार्क करते हैं. और इसमें कुछ दिया हुआ फेनॉल एनिलीन है इंटरेक्शन. कहाँ पे? फेनॉल एनिलीन. वेरी गुड. फेनॉल एनिलीन. मार्क इट. टू सेकेंड एग्जांपल. इथानॉल वाटर. अल्कोहल और पानी को मिक्स करने से बहुत अच्छा बन जाएगा. नेगेटिव डेविएशन. याद रखना नेगेटिव हो जाता है सब कुछ. बस समझ आ गया. तो आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव समझ आया. राउल्स लॉ समझ आया. मतलब जैसे सॉल्यूशन का एंथैल्पी और रिएक्शन का एंथैल्पी दोनों को मतलब उसका टेलेज जीरो आना चाहिए. जीरो आना चाहिए. मतलब मान लो ये इथानॉल का एंथैल्पी का जो चेंज था और इथानॉल और पानी को मिक्स करने से कुछ और दो सोल्यूशन को मिक्स करने से एंथैल्पी जो चेंज है वैसा कुछ चेंज हुआ नहीं. जो पुराना एंथैल्पी था, एक आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करने से. मान लो हेक्सेन का एंथैल्पी है 286 किलोजूल पर मोल और हेप्टेन का एंथैल्पी है 286 किलोजूल पर मोल. अब दोनों को मिक्स करने से एंथैल्पी का कोई चेंज हुआ ही नहीं. जो था वो मिक्स करने से भी वही आंसर आया है. ना तो हीट एब्जॉर्ब हुआ मिक्स करने से, ना हीट रिलीज हुआ. पुराना और नया एंथैल्पी एक ही रह गया. चेंज जीरो. ना तो हीट एब्जॉर्ब हुआ मिक्स करने से, ना हीट इवॉल्व हुआ मिक्स करने से. वॉल्यूम भी सेम रहा. ठीक है. अच्छा, अब ये करें हम लोग. नेक्स्ट जो देखें एजियोट्रॉप्स. गो. आइडियल, नॉन आइडियल क्लियर. एक बार ये देख लेते हैं. ये आइडियल नॉन आइडियल की बातें. हेनरीज लॉ कौन स्पेशल केस है? राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. सेम सेम था, बस दोनों का कांस्टेंट अलग है. और हेनरीज लॉ किसकी बात कर रहा था? गैस इन लिक्विड की. और राउल्स लॉ किसकी बात कर रहा है? लिक्विड सॉल्यूशंस. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी आइडियल का कहानी स्टार्ट हुआ. राउल्स लॉ एक बार और, क्योंकि ये सॉलिड इन लिक्विड चल रहा है कहानी, वो ऐसा ही है, कुछ नया कुछ नहीं है. लेकिन इसमें ये तो राउल्स लॉ अपने करके गए थे. ये राउल्स लॉ का सम करेंगे. ये राउल्स लॉ का आइडियल नॉन आइडियल का किस्सा. ये नॉन आइडियल का. अब यहाँ एजियोट्रॉप्स करना है. पहले बोलो कौन मैम बोल रहा था? वॉल्यूम सिमिलर. सपोज एन हेक्सेन में मेरा वॉल्यूम है 200 ml. ठीक है. और एन हेप्टेन में वॉल्यूम है 200 ml. तो टोटल वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास? 400 ml है. 200 इसका, 200 इसका. मैं जब मिक्स करूंगी तो दोनों पे मिक्स करने से ये नहीं कि वॉल्यूम कम हो गया या वॉल्यूम बढ़ गया. दोनों को मिक्स करने से भी वॉल्यूम सेम ही रहेगा. नहीं, 400 ही रहेगा. वॉल्यूम चेंज में कोई फर्क नहीं आएगा. टू मतलब V1 प्लस V2 सेम ही आएगा जितना पहला था V1 और V2. अच्छा, अब इधर बात सुनो एजियोट्रॉप्स की. एजियोट्रॉप्स कोई शॉपिंग का ये लग रहा है एजियो. एजियो वो ऐप होता है ना, एजियो. ओ आजियो. आजियो. एजियोट्रॉप्स. ना पेड़ पौधे नहीं है. यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, कुछ बॉइल करना है. देखो एजियोट्रॉप्स में क्या बोल रहा है. एजियोट्रॉप्स में पहला पॉइंट ये, इसमें 2 मिसिबल लिक्विड्स होना चाहिए. कैसा? 2 मिसिबल लिक्विड्स.
दो घुलता फिलता लिक्विड होना चाहिए, अच्छा से घुल जाए दोनों जन। फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन से बनता है, आइडियल नहीं, नॉन आइडियल सोल्यूशन से बनता है। किससे बनता है? नॉन आइडियल से बनता है, दो मिसिबल लिक्विड से बनता है। तीसरा पॉइंट इधर देख लो, अब क्या होने वाला है, अब आ गई तुम लोग की समझने की बारी। ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। मान लेते हैं पानी और इथानॉल का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बाबू? 100 डिग्री और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 67 और कम है, 60 70 पकड़ लेते हैं, 70 डिग्री। ये है वाटर, ये है अल्कोहल। अब दोनों को मिक्स कर दिया 1 + 2, और अब इसको मैं कर रही हूं बॉयल। तुम लोग के जनरल नॉलेज के हिसाब से 1 या 2 दोनों में से पहले किसको बॉयल होना चाहिए? पहले 2 बॉयल होगा 70 डिग्री पे, फिर 1 बॉयल होना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पता है क्या हुआ? उल्टा हुआ। 1 और 2 एक दूसरे के साथ मिले तो ऐसे मिले कि बस मिलते ही रह गए। ये लोग गजब एक दूसरे से पूरा अच्छे से बॉन्ड बना लिया कि अब 1 और 2 बोल के कुछ नहीं है, अब वो एक ही है, 1 और 2 यानी एक ही है। इसका मतलब अब वो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, यानी ना तो 70 डिग्री का कोई बात, ना 100 डिग्री का बात। या तो वो बॉईल करेगा तो एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। इसलिए एजियोट्रॉप्स का एक शब्द में उसका डेफिनेशन है, इट हैज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया है। मतलब दोनों इतना अच्छा बॉन्ड बनाए, दोनों का भी कॉमन टेंपरेचर। अब दोनों एक ही कंपाउंड कुछ बन चुका है, इसलिए कॉमन टेम्परेचर हो गया है। अब कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? या तो दोनों में से बढ़ जाएगा टेम्परेचर, 100 डिग्री के ऊपर जाके बॉईल हो रहा है, या तो 70 डिग्री के नीचे जाके बॉईल होता है। तो अगर 100 डिग्री से ऊपर चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर दोनों के टेम्परेचर से नीचे चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बीच में नहीं, या तो इंटरेक्शन एकदम कम या तो इंटरेक्शन बड़ा। तो एजियोट्रॉप्स में 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स आर देयर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या मिनिमम बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किससे बनेगा? आर फॉर्म्ड बाय जब टेम्परेचर कम हो गया, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड एजियोट्रॉप्स हैव डैश बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स हैव डैश बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एंड इवन एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। एजियोट्रॉप्स जो बन गया, अब सेपरेट करना मुश्किल है 1 और 2 को। दे कैन नॉट इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे भी नहीं अलग कर सकते। So 1 and 2 azeotrops cannot be separated even by fractional distillation. They boil at a constant temperature. ठीक है? Now 2 types of azeotrops I have told. Name them: minimum boiling and maximum boiling. Minimum boiling azeotrops are those azeotrops formed by positive deviation from Raoult's law. दो टाइप का एजियोट्रॉप्स कौन सा बताया मैंने? मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम वाले वो हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उल्टा किसके? राउल्ट्स लॉ से। अभी पढ़े थे ना नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता था? एसीटोन, और एक एग्जांपल बोल, एसीटोन और अल्कोहल। तो वो नेगेटिव डेविएशन था, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके देखेंगे बॉइल हो रहा है दोनों मिक्स होकर। और जो पॉजिटिव डेविएशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट कम ही तो होगा ना। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है, यानी इंटरेक्शन कम है, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पे आ गए हैं वो लोग। तो मिनिमम बॉइलिंग वाले पॉजिटिव डेविएशन वाले लोग हैं, और पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से लोग हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? ये तो मेरा डिस्को डांस हो गया, मिनिमम बॉइलिंग। तो बोलो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? It is formed by two miscible liquids formed by non-ideal solution when component A and B are mixed. Now what happens in that mixing? They boil, the balls are a constant boiling mixture. They cannot be separated out even by fractional distillation. There are two types of azeotrops formed. One is minimum boiling azeotrop और एक maximum boiling azeotrops. ठीक है, तो एक बार उसको लिख लो, एक बार चेक कर लेते हैं एजियोट्रॉप्स कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रहे, ये है ना। हाँ देखो, इथानॉल वाटर, इथानॉल वाटर कैसा डेविएशन था बोलो तो? पानी और अल्कोहल, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि अच्छा इंटरैक्शन हो गया था। हाँ, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 95% वॉल्यूम। तो इसका मतलब देखो क्या है, once this composition known as azeotrope, एक बार इथानॉल वाटर को once it is known as azeotrope, अरे है क्या azeotrope वो तो बताओ। This is achieved when liquid and vapor have the same composition and no further separation can occur। जो लिक्विड में जो था वेपर में भी सेम कॉम्पोजिशन, कोई कॉम्पोजिशन में अलग ही नहीं है, क्योंकि जब बॉईल करेंगे तो वेपर का तो अलग होना चाहिए कॉम्पोजिशन, एक बॉईल होगा फिर एक बॉईल होगा, तो बट कॉम्पोजिशन रिमेन सेम इन वेपर फेज आल्सो। तो देखें, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन, कैसा एजियोट्रॉप? मैक्सिमम बॉइलिंग, शोज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, कोई एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल होने लगेंगे। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ दिस क्लास, यानी नेगेटिव डेविएशन के अंडर एग्जांपल ऐड कर लो, नाइट्रिक एसिड वाटर। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का एग्जांपल किसके अंडर जाएगा? नेगेटिव डेविएशन के अंडर जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। The azeotrops have this composition। कितना कम चीज लिखा हुआ है इसके भीतर, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके पहले वाला पेज देखते हैं। ओ है, गुड गुड। नहीं, ये है, ये है, ये नाइट्रिक एसिड वाटर जो पढ़ रहे थे ना, ये है ना एजियोट्रॉप्स के बारे में। यस, इधर देखो, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप, कुछ कुछ लिक्विड को मिक्स करने से एजियोट्रॉप्स बनेंगे। विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, एक ही कॉम्पोजिशन है, एक ही कॉम्पोजिशन है इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज and boil at a constant temperature। तो कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है, boil at a constant temperature and have same composition in liquid and vapor phase, एक ही composition है उनका। In such cases it is not possible to separate them even by fractional distillation। There are two types of azeotrope, one is minimum boiling azeotrope, another is maximum boiling। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम। लिख लो, लिख लो। डू दिस सम फॉर राउल्ट्स लॉ 1.16 फ्रॉम NCERT टेक्स्ट। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम टू आइडियल सॉल्यूशन at 317 Kelvin, vapor pressure of two liquids 105.2 kilopascal, 46.8 kilopascal, that is P01 and P02 given। P total is asked, so P total is equals to P1 plus P2, P1 is equals to P01 into X1 plus P02 into X2, P01 P02 are given, that means X1 X2 निकालना ही मेन टारगेट है, आंसर आ जाएगा। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, फाइंड इट आउट।